हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ के साथ मैं डॉक्टर एडमाडा। नाज़रीन, पाकिस्तान में एमरजेंसी मेडिसिन की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान में ऐसा कोई शोबा नहीं है कि जिसमें फ़र्स्ट एड पेशेंट को मिले। जिसमें अगर पेशेंट एक्सीडेंट, अगर आरटी का पेशेंट है तो उसको एक्सीडेंट होता है तो वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट को रेफ़र कर दिया जाता है। तो इस हवाले से आज के जो हमारे गेस्ट तशरीफ़ फरमाए हैं, जिनका नाम डॉक्टर इशफाक सरोठिया है, जो कि कंसल्टेंट एमरजेंसी मेडिसिन और एक्यूट मेडिसिन में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, और उसके साथ साथ लंदन ग्लोबल एमरजेंसी मेडिसिन में डायरेक्टर हैं और वहाँ पे अपनी खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा उन्होंने बनाया है जिसका नाम पीमा है, पाकिस्तान एमरजेंसी मेडिसिन एसोसिएशन, जिसके वो फाउंडर हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान में एमरजेंसी डिपार्टमेंट को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो इस वाले से सर आपकी बहुत खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, हेल्थ इस आज के प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एमरजेंसी मेडिसिन और पाकिस्तान में एमरजेंसी मेडिसिन के जो शोबा है उसको किस किस्म के चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर AR Marda एंड कासिम अली शाह फाउंडेशन फॉर इनवाइटिंग मी। और आई मस्ट से कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम I think I am coming in public appearance and the credit goes to you. थैंक यू सर। और emergency medicine के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बहुत ही मुश्किल हालात में है emergency medicine में। we are right at the bottom of any other country. हमारी population के लिहाज से इस वक्त हमारे पास कम से कम 30,000 emergency medicine trained qualified physician होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक हमारे पास 30 भी नहीं है। मतलब पूरे पाकिस्तान में 30 क्वालिफाइड EM फिजिशियंस आपके पास नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी मेडिसिन पे काम नहीं हुआ। 20 साल पहले हमने पाकिस्तान में इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में, हमारे जो कुछ सीनियर डॉक्टर्स थे जो अमेरिका से रिटर्न हुए, उन्होंने कोशिश की और 2001-2 में प्रोग्राम पाकिस्तान में स्टार्ट किया गया। लेकिन 2001 से लेके 2022 तक अब तक पाकिस्तान ने 25 से 30 एमरजेंसी फिजिशियन प्रोड्यूस किए हैं, विच इज़ नेग्लिजिबल। अगर उससे आप कंपेयर करें, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो एवरी ईयर 300 से 400 एमरजेंसी फिजिशियन प्रोड्यूस कर रहे हैं। एज वी टॉक आज के दिन हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 20 भी मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो पिछले 30 इयर्स में पाकिस्तान में 20 लोगों ने भी इमरजेंसी मेडिसिन का बरतानिया का एग्ज़ाम नहीं दिया, विच इंडिकेट्स कि हम कहाँ खड़े हुए। सर वैसे मेडिकल शोबा की अगर बात की जाए तो हालात बहुत गंभीर हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इनको जॉब्स भी नहीं मिल रही। तो गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद तो प्रॉपर आप कहीं ना कहीं फील्ड में आना चाहिए, लेकिन उस तरीके से डॉक्टर्स अपनी फील्ड छोड़ रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहते हैं। आई थिंक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास है वो ये है कि मैंने अभी तक गवर्नमेंट क्या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एमरजेंसी मेडिसिन को सीरियसली लेते हुए नहीं देखा। सबसे जो बड़ा इशू है वो अवेयरनेस का है। अगर तो गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले और इस चीज़ को ये जान लें कि अगर खुदा न खास्ता वो इंजर्ड होते हैं, वो या उनके कोई फैमिली मेम्बर को ट्रॉमा होता है, इमरजेंसी होती है या कुछ भी होता है, तो उनको मुल्क छोड़ने की नौबत नहीं मिलेगी। वो जा नहीं सकते, क्योंकि इलेक्टिव चीज़ें तो आप करवा सकते हैं, अमेरिका चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, कैंसर का इलाज करा लेंगे, हार्ट की सर्जरीज करा लेंगे, लेकिन इमरजेंसी में आप यहाँ से भाग नहीं सकते। आपको आपकी लोकल टीम पे रिलाई करना होगा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं, अगर आप इंजर्ड हो जाते हैं तो आपको जिस तरह से हॉस्पिटल लाया जाएगा, जिस तरह से आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा, वो आपको पता है कि पिछले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स जो इंजर्ड हुए या उनको किस तरह से अस्पताल लाया गया और वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि इमरजेंसी को वो रिकॉग्नाइज भी करें, उस पर इन्वेस्टमेंट करें और अवेयरनेस क्रिएट करें। देखिए इस वक्त हमारे पास 30 से 40 चैनल्स हैं, उनके पास एयर टाइम कितना ज़्यादा है। वो चाहे तो रोज़ाना कुछ ना कुछ इमरजेंसी के हवाले से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊँ कि 2018 में मैं यहाँ पे एक ड्रिल लेके आया जो कि IO ड्रिल है। ठीक है। उस ड्रिल का ये फ़ायदा होता है कि
अगर आपको कहीं पे इंट्रावेनस एक्सेस नहीं मिल रही, अगर कोई बच्चा है पेरी अरेस्ट में है या कार्डियक अरेस्ट में है या वो डिहाइड्रेटेड है ठीक है। और आप चाहते हैं कि उसको कैनुला डाल दें, और अगर आप फेल हो जाते हैं, जो कि बहुत कॉमनली होता है, तो आप बोन में से उसको होल्ड करके आप फ्लूइड दे सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। ठीक है। तो 2018-19 में मैंने सबसे पहले वो गन यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, जो इस वक्त पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे कोई भी इसको यूज़ नहीं कर रहा। वो जस्ट 80-90,000 रुपीज़ की है। उस पर ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान में दी, मुझसे पहले किसी ने भी उसको ट्रेनिंग नहीं दी। हमने मियो हॉस्पिटल में सेशन कंडक्ट किया, पाकिस्तान में कराची में किया, 200 डॉक्टर्स को हमने उस पर ट्रेन किया, और आज भी कर रहे हैं। आज भी हमारा सेशन चल रहा है लाहौर में। तो मैं समझता हूँ कि जिस भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट को आप अप्रूव करते हैं, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वहाँ पे जाके ये इक्विपमेंट्स देखें कि क्या उनके पास ये इक्विपमेंट्स हैं। कोई एक ऐसी इंडिपेंडेंट बंदा जाके चेक करे कि क्या इनके इमरजेंसी डिपार्टमेंट फ़िट टू प्रैक्टिस हैं। किसी के पास ये अगर फैसिलिटी नहीं है, इस वक्त आप अगर सोचें कि कोई वीआईपी बंदा है या उसके बच्चे को बीमार हो जाता है वो, और आईवी कैनुलेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जिसके पास आईओ नीडल हो, आईओ ड्रिल हो। अच्छा, कुछ अस्पताल में थिएटर्स वगैरह में हो, या आर्मी के कुछ प्री हॉस्पिटल केयर वगैरह में ये फैसिलिटी हो तो हो, वरना मैंने आज तक पाकिस्तान के पब्लिक मीडिया पे कभी भी, या किसी हॉस्पिटल में मैं खुद गया हूँ, कराची, लाहौर, स्वात, सब लोगों को जब वो मैंने ड्रिल दिखाई है तो वो कहते हैं कि तो ये हमारे पास है ही नहीं। जबकि यूके में तो वो हर एम्बुलेंस में है। उसकी जो कॉस्ट है वो CD70 बाइक के भी बराबर नहीं है। सही। तो आप देखें, उसको अवेलेबल करना आसान है, लेकिन हमारे पास इसका सेंस ही नहीं है कि वो कितनी ज़रूरी चीज़ है। इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, लेकिन सैडली हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग, इन दो चीज़ों का है, और उसी को हमने फोकस किया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिरी तौर पे तो एमरजेंसी डिपार्टमेंट का नाम दे दिया गया है, सो LSA रेस्क्यू 1122 भी असिस्ट कर रही है उस डिपार्टमेंट को। जनरल पॉपुलेशन, एक लेमैन को बताएं कि एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट क्या होता है और उसकी सर्विसेज क्या क्या होनी चाहिए। तो एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट की जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल आप उसको जहाज़ की तरह समझें कि अगर आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, बहुत बड़ा एमरजेंसी डिपार्टमेंट बना दिया, सर्जिकल टावर बना दिया, लेकिन अगर उसमें पायलट ही नहीं है तो उस जहाज़ का क्या होगा? सही, वो जहाज़ तबाही की तरफ जाएगा। और वही हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। आप देखें, कराची से लेके आप स्वात तक जाएं, बहुत बड़े बड़े आपने हॉस्पिटल्स बनाए। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ER एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं। एमरजेंसी डिपार्टमेंट का जनरल पब्लिक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि क्या वहाँ पे ट्रेन एमरजेंसी मेडिसिन क्वालिफाइड फिजिशियन है या नहीं। सर, नॉर्मली हम देखते हैं कि एमरजेंसी में मेडिकल और सर्जिकल 2 डिपार्टमेंट्स देखे जाते हैं। वहाँ के पेशेंट को फर्स्ट एड भी दी जाती है, वहाँ से फिर रेफ़र किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि एमरजेंसी मेडिसिन में क्या क्या सहूलतें होनी चाहिए? आपके पास डिपार्टमेंट का होना बड़ी बात नहीं है। डिपार्टमेंट तो आप बना लेंगे और बिल्डिंग भी आप खड़ी कर लेंगे। उसमें सबसे फंडामेंटल जो चीज़ है, पायलट कौन है, कैप्टन कौन है, क्या वो EM ट्रेंड है, वो क्वालिफाइड है, और साथ साथ वो नीचे अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहा है। और अगर आप देखें, एमरजेंसी मेडिसिन पे सबसे ज़्यादा कम खर्चा आता है। ठीक है। अगर आप दूसरी स्पेशलिटी पे उठाएं, जैसे अगर आप कैंसर को देखें तो ऑन्कोलॉजिस्ट, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, वो लाखों करोड़ों की बातें होती हैं। इसी तरह अगर आप ऑर्थोपेडिक्स को उठाएं तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी इम्प्लांट्स हैं, स्पाइनल सर्जरी। एमरजेंसी मेडिसिन तो उसके बराबर में कुछ पैसों की ही उसकी इन्वेस्टमेंट है। छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंग है, लेकिन वो लाइफ सेविंग होती है। और ट्रेन स्टाफ, ट्रेन डॉक्टर्स का होना, और साथ आपके पास इक्विपमेंट्स का होना, जैसे मैंने कहा कि ड्रिल्स अवेलेबल नहीं है, कैनुलास अवेलेबल नहीं है, पेन किलर्स अवेलेबल नहीं है, और कॉन्स्टेंटली सपोर्ट हो ओवरसीज़ ऑर्गेनाइजेशंस का, ओवरसीज़ ट्रेन कंसल्टेंट्स का, जो आके यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, टीचिंग करें, ट्रेनिंग करें। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास मेरे ख्याल से फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है। इसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक विल पावर और एक इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है। सर, आप लंदन में काम भी कर रहे हैं, अभी लंदन ग्लोबल एमरजेंसी मेडिसिन के डायरेक्टर भी हैं। पाकिस्तान में आपने जो एसोसिएशन बनाई है, पाकिस्तान एमरजेंसी मेडिसिन एसोसिएशन, इसके फाउंडर भी हैं। क्या ज़रूरत पड़ी? पाकिस्तान में पहले काम नहीं हो रहा, पहले कॉलेजेस
काम भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान जो है वो मेडिकल के शोबे में नो डाउट बहुत काम कर रहा है। हमारे पास 200 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि दुनिया में मेरे ख्याल से हाईएस्ट नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा अगर आप देखें, और वी आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर प्रोड्यूसिंग कंट्री अमंग द होल मुस्लिम वर्ल्ड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग में सर्जिकल और मेडिकल स्पेशलिटीज़ में तो काम हो रहा है, लेकिन इमरजेंसी मेडिसिन में मैंने कहा कि एज सच इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा। कुछ एक दो चंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्राइवेट हैं, वो उस हद तक इक्विप्ड हैं कि वहाँ पे सेफली पेशेंट मैनेज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में देखें, DHQ हॉस्पिटल्स में देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखें, देयर इज़ अ ह्यूज वैक्यूम। इसीलिए मैंने सोचा कि एक ज़रूरत है कि पैरेलल एक प्रोग्राम शुरू किया जाए, पैरेलल टीचिंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जाए। पाकिस्तान इमरजेंसी मेडिसिन एसोसिएशन UK इज़ वन ऑफ देम। हमने 2018 में उसको इस्टेब्लिश किया और आज हमारे पास इतनी उसमें कैपेसिटी है। हमने 6 वर्कशॉप्स की, 100 प्रोसीजर्स की, और कराची से लेके स्वात तक गए। ठीक है। और अब हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि लंदन ग्लोबल इमरजेंसी मेडिसिन के नाम से है, और उसका मेन पर्पस पाकिस्तान में उन डॉक्टर्स को ट्रेन करना है जो कि नॉन ट्रेनी हैं। ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान में क्या इदारे नहीं हैं, बिल्कुल हैं, इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो सेलेक्टेड लोगों को ले सकते हैं, सेलेक्टेड सुपरवाइज़र हैं जो उनको ट्रेन कर सकते हैं। हम 20,000 डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं साल के। अगर सारी ट्रेनिंग पोस्ट भी फुल हो जाएं तो फिर भी आपके पास 16,000 डॉक्टर बच जाता है जो कि किसी जगह पे फिट नहीं, अकोमोडेट नहीं होता। हमने उनको टारगेट किया है, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं और उनको अपग्रेड कर रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं। इतना बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम और इसको पॉसिबल कैसे बनाया, और ये भी सुना गया कि बहुत कम कॉस्ट पे आप इसको करवा रहे हैं, तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हमने शुरू जब किया मई 2022 में, जी। और अल्लाह के एहसान है कि इतनी जल्दी कामयाबी शायद किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पहले नहीं मिली। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि विदिन 6 मंथ्स मेरे पास 250 ट्रेनीज़ हैं जो कि कराची से लेके खैबर तक पाकिस्तान के हर हिस्से में इस वक्त मेरा ट्रेनी है, विच इज़ अ गुड थिंग कि एक साल में हमें अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी। और इस साल इंशाल्लाह हमारे पास 500 और डॉक्टर्स आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम पूरे पाकिस्तान में नियरली 700-800 डॉक्टर्स हमारे पास होंगे जिनको हम ट्रेन कर रहे होंगे। हमारा टारगेट 5,000 एमरजेंसी फिजिशियंस देने का है। ठीक है। रिगार्डिंग द कॉस्ट, UK में एक ट्रेनी को ट्रेन करने के लिए, जूनियर ट्रेनी को, हेल्थ एंड एजुकेशन इंग्लैंड 50 से 60,000 पाउंड खर्च करता है साल के। सही। वो हॉस्पिटल को पैसे देता है कि आप इनको ट्रेन करें। पाकिस्तान में भी यही सिस्टम है। CPSP अपना ट्रेनी भेजता है हॉस्पिटल को कि आप ट्रेन करें, लेकिन CPSP फंडिंग नहीं करता, उनकी फंडिंग हॉस्पिटल करता है। इंग्लैंड में इसका सिस्टम उल्टा है। हेल्थ एंड एजुकेशन इंग्लैंड फंडिंग करता है और हॉस्पिटल ट्रेन करता है, तो हॉस्पिटल इज़ बाउंड टू ट्रेन देम। ठीक है। हमने जो किया वो ये है कि टोटल ट्रेनी से हम, अगर UK में 50 से 60,000 पाउंड साल का लग रहा है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो तकरीबन पूरे साल की 1,000 या 1,200 पाउंड है। कहाँ 60-70,000 पाउंड और कहाँ 1,000-1,200 पाउंड। और उसमें ये होता है कि हम इनको मोर देन 200 आवर्स ऑफ टीचिंग दे रहे हैं। सारी टीचिंग UK के कंसल्टेंट्स कर रहे हैं, और हम साल में 2 बार आते हैं और उनको हैंड्स ऑन प्रोसीजर्स कराते हैं। तो कॉस्ट हम सिर्फ इतनी रखी है कि बस हमारी ट्रैवलिंग का ख़र्चा इतना निकल आए कि बस, वरना तो अगर हम अपनी कॉस्ट इंक्लूड करें तो A&E कंसल्टेंट जो है वो UK में एक दिन के 1,000 पाउंड लेता है। सही। तो अगर हम फर्ज करें कि 4 डॉक्टर आ रहे हैं तो एक दिन के 4,000 पाउंड हो गए, तो 10 दिन हम रुके तो 40,000 पाउंड हो गए। बिल्कुल ऐसे है सर, बहुत मिनिमल कॉस्ट है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई और इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट UK से या US से आके इतनी लंबी सेशन नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वो ये सोचता है कि यार मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो ठीक है, अगर मैं फैमिली को मिलने जा रहा हूँ तो एक आध सेशन कर दिया, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे कोई कमिटमेंट बड़ी नहीं करेगा। इसकी वजह ये है कि उसको वहाँ पे 1 घंटे के 150 पाउंड मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके अपना
बहुत ज़्यादा अपनी कमिटमेंट वो नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, यकीनन आपका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव इमरजेंसी मेडिसिन इन पाकिस्तान, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? मेरे ख्याल से इसमें 2-3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने गवर्नमेंट अवेयरनेस को कहा कि उनकी एक्टिव मीडिया कैंपेन हो। मीडिया की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अल्लाह ने एक बहुत बड़ा अच्छा मौका दिया है कि वो, उनके पास एयर टाइम है, पावर्स हैं, दे कैन डू एनीथिंग नाउ, मीडिया कैन डू एनीथिंग। हर कोई अपनी कैपेसिटी में इमरजेंसी मेडिसिन की बात करे, क्वेश्चन करे, जाके ईआर में डिपार्टमेंट में जाके पूछे कि भाई आपके पास ईएम ट्रेन क्वालिफाइड बंदा है या नहीं है, तो हम अपना बंदा क्यों लाएं? हम क्यों किसी एक एमओ आरएमओ के लिए आपको 50,000 रुपये दें, क्योंकि हॉस्पिटल तो चार्ज कर रहा है आपसे पैसे। तो एक तो ये कि पब्लिक लेवल पे भी अवेयरनेस हो, दूसरा ये कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी जो इंस्टीट्यूशन हेड हैं वो ये सोचें कि यार हमने जब लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए तो यार एक एएनई फिजिशियन को आप क्यों नहीं ले रहे? मतलब समझ रहे हैं, आपने कार्डियोथोरेसिक सर्जन रखा हुआ है जो कि उसको आप 15 लाख रुपए दे रहे, तो आप 2 लाख रुपए एएनई कंसल्टेंट को क्यों नहीं दे रहे? तो आप एएनई कंसल्टेंट रखें, स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो इट्स नॉट बिट रॉकेट साइंस, ये बड़ा सिंपल रूल है। तो आई थिंक वी कैन इम्प्रूव एंड वी कैन डू बेटर। डॉक्टर साहब, आखिर जाते हुए कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को, जनरल पब्लिक को? बस मेरा तो एक ही मैसेज है जो मैं सबको देता हूँ कि आपके साथ अगर कोई हादसा हुआ तो आपको उस जगह से निकलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सीडेंट और इमरजेंसी जो है वो गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं करती। चाहे आप मिनिस्टर हो, चाहे आप लीडर हो, चाहे आप एक गरीब इंसान हो, जब एक्सीडेंट हो गया तो हो गया। अब आप सड़क पे बिल्कुल उसी के बराबर हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके साथ वाला जो हॉस्पिटल है वो इतना तो इक्विप्ड हो कि आपको कम से कम फर्दर हार्म ना करे। अगर आपको ट्रांसफ़र भी कर रहा है तो वो इस तरह से करे कि आप सेफली जाएं। बस यही मेरा मैसेज है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इशफाक सरोठिया, जो कि अपनी कीमती आराज से और अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, अपने एसोसिएशन के हवाले से पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अच्छी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एमरजेंसी मेडिसिन का जो शोबा है उस वाले से उसको बेहतर करने के लिए कोशिश हैं, और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत मसीहा है। लंदन से अपनी सर्विसेज को मुअत्तल करके, अपनी मसरूफियात को पीछे छोड़ के पाकिस्तान में आके और पाकिस्तान के जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए टाइम निकालना और अपनी एसोसिएशन को आगे लेके बढ़ना, ये यकीनन बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और मैं यकीनन समझता हूँ कि पाकिस्तान के हेल्थ शोबे में एक बहुत ही कारआमद साबित होगा। आज का शो अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। अपने मेज़बान डॉक्टर अरमाडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।